हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व जो है, इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हम बैक्टीरिया का जो है बैक्टीरिया के वो भी बता दिए थे, बैक्टीरिया का जो टाइप था वो भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ा चुके थे। फिर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर था वो भी आप लोगों को पढ़ा चुके थे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बैक्टीरिया का जो आर्थिक महत्व जो है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, उनका बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात आज कर रहे हैं बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए, आज हम बात करेंगे वो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व के बारे में, यानी किसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, जब भी हम किसी का आर्थिक महत्व को पढ़ते हैं तो उनके जो एडवांटेज है, जिसको लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। फिर उनका जो डिसएडवांटेज, जो हानि जिसको बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, वो भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें जो है सबसे पहले हम इनका एडवांटेज का बात करेंगे, मतलब इनके लाभ के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो आर्थिक महत्व है उनका हम सबसे पहले लाभ बताएंगे, फिर उनके बाद जाके उनका जो है लॉस बताएंगे, उसका डिसएडवांटेज बताएंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एडवांटेज का। तो चलिए, हम यहाँ पर बात करें किसका, एडवांटेज का बात कर रहे हैं। तो इनके जो सबसे पहले जो लाभ होते हैं, इनके लाभ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर लाभ में जो पहला नंबर जो आप लोगों को बता रहे हैं वो बता रहे हैं आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलिए, हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इनको जो है आप लोगों को जानना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहले होता क्या है। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझाने से पहले आप लोगों के सामने हम कुछ बात करना चाहेंगे आप लोगों से, उनके बाद जो है इन पर हम आएंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मानव जो है अपने संतुलित आहार के रूप में चावल, दाल और सब्जी खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव जो है वह संतुलित आहार के रूप में चावल, दाल, सब्जी खाता है। हम बोले कि आप लोगों को कि मानव जो है वह संतुलित आहार के रूप में क्या क्या खाते हैं, तो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और सब्जी खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव जो है अपने संतुलित आहार के रूप में चावल, दाल, सब्जी खाते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधा भी अपने संतुलित आहार के रूप में 3 चीज लेते हैं, NPK। एन मतलब हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, पी मतलब हो गया फॉस्फेट और के मतलब हो गया पोटास। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि ठीक उसी प्रकार पौधा भी अपने भोजन के रूप में जो है वो 3 चीज लेते हैं। क्या क्या, NPK, क्या क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास हो गया। ठीक है, हम आपको बोले क्या कि मानव जो है अपने संतुलित आहार के रूप में 3 चीज लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, चावल, दाल और सब्जी। ठीक उसी प्रकार पौधा भी अपने संतुलित आहार के रूप में NPK लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, NPK मतलब N मतलब नाइट्रोजन हो गया, P मतलब फॉस्फेट हो गया, K मतलब पोटास हो गया। ठीक है, चलिए, अब आपको हम बता दें, मानव जो है सबसे ज्यादा जो है वह चावल खाते हैं। हम बोले क्या कि सबसे ज्यादा हम लोगों को जो है चावल खाते हैं, क्योंकि चावल से हम लोगों को जो है चावल से क्या हम लोगों को स्टार्च मिलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। और फिर जो हम लोगों को जो है स्टार्च से क्या मिलता है, हम लोगों को ग्लूकोज उनसे होती है, और वो ग्लूकोज हम लोगों के शरीर में, ग्लूकोज जब टूटती है तो हम लोगों के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम लोगों को शरीर में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग ज्यादा चावल
यूज करते हैं ना। ज्यादा चावल खाने का मतलब हम लोगों का ज्यादा हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग जो है काम करते हैं, क्या कहते हैं, जहां तक आप लोग जाते हैं, किसान सब अपना खेती करता है, तो ये सारे जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उनमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ता है। वो हमारे कहाँ से मिलता है, तो हम लोगों के तो ग्लूकोज किसमें, तो वो चावल से। ठीक उसी प्रकार पौधा को ज्यादा ग्रोथ करने के लिए क्या कहते हैं, जब पौधा को ज्यादा ग्रोथ करने के लिए उनको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह मानव सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधा को जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोगों को हम बता दें कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78%। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितना, 78%। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि हम लोग जो चावल को चावल के रूप में नहीं खाते हैं, हम लोग जो चावल खाते, चावल को चावल के रूप में नहीं खाते हैं, चावल को हम लोग बॉयल करते हैं। अब बॉयल करने के बाद वो भात कहलाते हैं। चावल को जब हम बॉयल कर देते हैं तो वो भात कहलाने लगता है ना, बॉयल राइस जिसको बोलते हैं। अब फिर हम लोग खाते हैं, भात को खाते हैं, चावल को नहीं खाते। हम लोग किसको खा रहे हैं, भात को। अब भात को खाते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, ठीक उसी प्रकार पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तब तो ये नाइट्रोजन, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को पौधा डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन मिल नहीं सकता। तब क्या लेगा, तो ये नाइट्रोजन बदल जाता है नाइट्रेट में। तो पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, तो किसको लेगा, तो नाइट्रेट को लेगा। तो ये नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट में बदलेगा, इस नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट में बदला, इसी क्रिया को कहा जाता है, इसी एक्शन को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम बोले आप लोगों को क्या, ये जो नाइट्रोजन जो बदला किसमें, नाइट्रेट में, इसी क्रिया को क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया हमारे लाइफ में क्या लाभ देता है उस चीज को समझिएगा। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कैसे बदलता है उस चीज को आप समझिए। आप लोग जितना भी दलहनी पौधा देख रहे हैं, जितना भी जो है दाल वाले पौधा जिससे हम लोगों को दाल प्राप्त होती है ना, पल्स प्लांट जितने भी है, जिससे हो गया चना, मटर, क्या कहते हैं, मूंग, है ना, ये सबके पौधा के जड़ में, या तो लेग्यूम फैमिली का जो पौधा जितना वही सब दाल जो आता है, तो सबके पौधे के जड़ में छोटे छोटे गांठ होते हैं, जिसको न्यूड्यूल कहते हैं। वो छोटा छोटा गांठ होते हैं। हम बोले आप लोगों को क्या, कि जो पौधा होता है ना, तो पौधा का जो जड़ होता है, ये देखिए आप बना रहे हैं यहाँ पर, पौधा का जो जड़ होता है, और उसके पौधा के जो जड़ होते हैं, उस जड़ में छोटा छोटा जो है गांठ होते हैं, इसमें छोटा छोटा जो है गांठ होता है, उसमें बहुत छोटा छोटा जो है गांठ होता है। और इसी गांठ के अंदर में ये जो गांठ है, इसी को न्यूड्यूल कहते हैं। और इसी गांठ के अंदर में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। इसी का नाम है राइजोबियम। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आप लोगों को क्या, कि जितने भी दलहनी पौधे हैं, सब दलहनी पौधे के जो जड़ में जो गांठ होते हैं, उस गांठ को न्यूड्यूल कहता है। उसी न्यूड्यूल के अंदर में बैक्टीरिया रहता है, उसी बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसी का क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ठीक यूरिया का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। आप लोगों को बता दें, अभी साइंटिस्ट पूरी तरह से जो है इन पे लगा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया के ऊपर। क्यों लगा हुआ आप लोगों को बताएंगे। हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, हम लोगों का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पूरी तरह से अभी लगा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया के ऊपर। आप लोग बताएं, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं आप लोगों को बता दें, हम लोगों की जो धान की फसल होती है उसमें कम से कम 3 से 4 बार यूरिया की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जो है धान की खेती के लिए कम से कम 3 से 4 बार यूरिया की आवश्यकता होती है। और यह यूरिया को बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, यह यूरिया को बनाने के लिए हमारे देश की बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया बनने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता होता है। फैक्ट्री में यूरिया बनता है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे जो है हमारे देश की ऊर्जा की खपत होती है, बिजली की खपत होती है वहां पर, है ना, तब जाके जो यूरिया तैयार होता है। अब आपको हम बता दें कि जो काम यूरिया करता है वो काम हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया करता है ना, वो हम बताएंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां जान लीजिए क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। हम बोले आप लोगों को क्या, कि एक यूरिया को बनने के लिए अपने देश की बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली खपत होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत होता है, फिर काम करने में लेबर हो गया, धन खर्च होता है, बहुत सारा धन खर्च होता है।
और वह यूरिया जो है जब हम लोग खेत में देते हैं, धान के खेत में, ध्यान दीजिएगा, धान के खेत में जो देते हैं तो धान खेत में देने पर जो है वो यूरिया क्या करता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के देता है, मिट्टी में जो है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के देता है, जिससे हमारे जो धान है जो ग्रोथ करती है, जल्दी से फसल देती है ना। वही चीज आपको बता देते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो धान है, मक्का हो गया है ना, इस सब के जो पौधे के जड़ में गांठ जो होते हैं, गांठ नहीं होते, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होते। अब ध्यान दीजिए, राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता। अगर उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता तो हम लोगों को धान के खेत में यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि हमारी जो साइंटिस्ट जो है वो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग पर लगा हुआ है, और उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमारे जो साइंटिस्ट वो क्या चाह रहे हैं कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया का निर्माण जो दलहनी पौधा में कर रहा है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया का जो निर्माण दलहनी पौधा में जो हो रहा है, तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया का जो जीन है उसको कहते हैं निफ जीन, इसका नाम है निफ जीन। उसी जीन का क्या नाम है? निफ जीन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसी का नाम है निफ जीन, निफ जीन। इस निफ जीन को निकालकर, इस निफ जीन को निकालकर धान के पौधा में प्लांट करके उसमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया, उसमें भी गांठ बन के उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का निर्माण करने में पूरा प्रोसेस में हमारे देश के साइंटिस्ट लगा हुआ है। जब ये कामयाब हो जाएगा, जब वो कामयाब हो जाएगा तो हम लोगों को, किसान को जो है ज्यादा यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार केवल धान रोप दीजिए, उसके बाद जो है फसल होने के बाद उनको काटना है केवल। आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उनमें खाद देने की आवश्यकता नहीं होती, केवल पानी देना है आप लोगों को, कि पानी टाइम पे जो लगता है वो पानी देना, उनको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह आप लोगों को बता देता, हम लोग जितना भी दलहनी पौधा है, खेसारी हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आप लोग देखे होंगे ये सब खेत में यूरिया नहीं दिया जाता है। यूरिया इसलिए, अब बहुत सारे आदमी जानते हैं या नहीं जानते उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें उसमें यूरिया नहीं देने का कारण क्या है। उनका कारण ये है कि उनके जो जड़ होते हैं, दलहनी पौधा का जो जड़ होते हैं ना, तो उसके जड़ में गांठ होता है, गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है। ठीक है, उस नाइट्रोजन को बदलता है, नाइट्रेट में बदल देता है। और जो हम लोग धान के खेत में यूरिया देते थे, वह यूरिया क्या करता था, वह यूरिया भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता था। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया कि जो काम यूरिया कर रहा है वो काम हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा है, जो काम यूरिया कर रहा है वो काम हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा है ना। तो हम लोग और हम लोगों को यूरिया बनाने में बहुत सारे अपने देश की बिजली खपत होना पड़ता है, बहुत ऊर्जा खपत होना पड़ता है, हम लोगों का बहुत सारे धन खर्च होती है, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया से हमारे कोई धन खर्च इसमें नहीं होता है, और ये हम लोगों को नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधा को देता है, जिनसे हमारे बहुत सारे धन बच जाते हैं खपत होने में, और हम लोगों को लाभ पहुंचाती है ना। तो वही बोले आपको कि राइजोबियम बैक्टीरिया हम लोगों को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। किस रूप में? तो इन्होंने नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलता है। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ध्यान दीजिए क्या बोले कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, ध्यान दीजिए, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित, ध्यान दीजिए, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को, ध्यान दीजिए, बोले कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, बोले राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, बोले राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं, हम बोले क्या कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, बोले राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को, बोले राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, आप लोगों को पूछा जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या बोलेंगे, बोले क्या कि राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, आप लोगों के जो जैक बोर्ड है, बिहार बोर्ड में, इस सब में जो आता है ऑब्जेक्टिव इस तरह, तो वो आप लोग बता देते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, कौन सी बैक्टीरिया भाग लेती है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बोले कि जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होते हैं, इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, है ना। तो आपको पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। ठीक है, चलिए, तो हम आप लोगों को पहला जो इनका लाभ था नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो हम आप लोगों के सामने पेश कर दिए, आप लोगों को पूरा बता दिए। ठीक है, चलिए, इसमें और एक सवाल रह सकता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया
किसमें पाया जाता है? बोलेंगे दलहनी पौधे के जो जड़ के जो गांठ होते हैं उस गांठ को न्यूड्यूल कहते हैं, उस गांठ में यानी कि दलहनी पौधे में राइजोबियम बैक्टीरिया है। दलहनी पौधे के जड़ के गांठ में पाया जाता है राइजोबियम। ये तो आपको पूछा जाएगा कि उसी को लेग्यूम पौधा बोलिए या दलहनी पौधा बोलिए, तो दलहनी पौधा में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम पहला आप लोगों का जो इनका जो एडवांटेज था वो हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए अब जो हम दूसरा बात करेंगे वो अमोनिया का यौगिक बनने में। किसमें बनने में? तो अमोनिया के यौगिक बनने में, अमोनिया के यौगिक, अमोनिया के यौगिक बनना। देखिए अब ये अमोनिया के यौगिक कैसे बनता है उस चीज को आप ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, बस हल्का सा आप लोगों को समझना है। आप लोग जो मांस खा रहे हैं, आप लोग जो मछली खा रहे हैं, आप लोग जो मुर्गा खा रहे हैं, और जो मांस का बात किया वो हो गया आप लोगों का मटन का बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग जो ये जो खा रहे हैं मांस, ये मांस जो खा रहे हैं ये मांस जो है वो प्रोटीन है। आपको बताते जितना भी जंतु है सबका शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। अगर सांप खा रहे हैं तो आप प्रोटीन खा रहे हैं, अगर आप बकरा खा रहे हैं तो प्रोटीन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं तो प्रोटीन खा रहे हैं, है ना। ये सबके सब जो है सबके सब क्या है? प्रोटीन है। सबका शरीर किसका बना हुआ? प्रोटीन का। तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, जब कोई जीव मार जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई जीव मार जाता है तो उदाहरण के तौर पर आपको कुत्ता बोलते हैं। आप लोग गौर किए होंगे कि कई सड़क पर अगर मर जाता है तो कम से कम 7-8-10 दिन के बाद दिखेगा वहां पर कि लमसम 10 दिन के बाद आप देखिएगा वहां पर वो कुत्ता गायब हो गया। तो क्या कुत्ता भाग गया? नहीं, वो कुत्ता जो मरा हुआ है तो कुत्ता का शरीर किसका बना? प्रोटीन का बना हुआ है। उस प्रोटीन के ऊपर बैक्टीरिया आता है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि शरीर जो है वो बॉडी वो प्रोटीन का बना होता है। हमारे जो भी जितना भी जानवर सबका शरीर कितना बना तो प्रोटीन का। उस प्रोटीन के ऊपर कौन आ गया? बैक्टीरिया आ गया। ध्यान दीजिएगा, वो बैक्टीरिया है। इस प्रोटीन को ये बैक्टीरिया तोड़ देता है एमिनो एसिड में। किसमें तोड़ दिया? एमिनो एसिड में। ध्यान दीजिएगा, किसमें तोड़ दिया? एमिनो एसिड में। और ये एमिनो एसिड को फिर बैक्टीरिया, एमिनो एसिड के ऊपर फिर बैक्टीरिया आएगा और यह बैक्टीरिया उनको तोड़ देगा किसमें? तो अमोनिया में। किसमें तोड़ दिया? अमोनिया में। और यही अमोनिया जो है वो किसी यौगिक से जुड़कर जो है उस यौगिक से मिलकर जो है वो अमोनिया का यौगिक बना लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोले क्या कि जितना भी जंतु है सबका शरीर प्रोटीन का बना होता है। तो जब वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके शरीर पे बैक्टीरिया आता है और वह बैक्टीरिया क्या करता है? प्रोटीन को अपघटित करता है, मतलब डिकम्पोज करते हैं ना। तो उनको अपघटित करके एमिनो एसिड में बदलता है। फिर ये एमिनो एसिड को फिर बैक्टीरिया को अपघटित करता है, बदलते किस? अमोनिया में। और यही अमोनिया जो है महकता बहुत गंदा है ना। और यही जो अमोनिया में जो बना और यही अमोनिया जो है यौगिक से अभिक्रिया करके जो है वो क्या करता है? अमोनिया का यौगिक बना लेता है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करेंगे इसका तीसरा जो लाभ है वो तीसरा वातावरण को शुद्ध रखने में। चलिए हम आपका जो तीसरा लाभ जो बात करेंगे वो वातावरण की शुद्ध रखने में। आप ध्यान दीजिएगा कैसे वातावरण को शुद्ध रखता है बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि कहीं कुत्ता गाय वो अगर मरा हुआ है तो फेंका हुआ है तो पूरा गंदा फैला पूरा महक रहा है ना, तो उनको साफ कैसे करता है वो ध्यान दीजिए। आपको जैसा पहले हम आप लोगों को बताए कि जितना भी जीव जंतु है सबका शरीर प्रोटीन का बना होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्रोटीन का बना हुआ है। ये प्रोटीन को बैक्टीरिया बदला एमिनो एसिड में, फिर एमिनो एसिड को बैक्टीरिया तोड़ा अमोनिया में, और फिर यही अमोनिया जो है नाइट्रोजन गैस बनके वातावरण में उड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन को तोड़ा बैक्टीरिया किसमें? एमिनो एसिड में, फिर एमिनो एसिड को फिर तोड़ा बैक्टीरिया किसमें? अमोनिया में, और ये अमोनिया को फिर तोड़ दिया नाइट्रोजन गैस में, और यह वायुमंडल में क्या हो गया? विलीन हो गया, और हमारे जो वातावरण है वो क्या हो गया? साफ हो गया। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो है हम यहाँ पर जो है तीसरा इसका जो लाभ था वो भी बता दिए। अब जो इनका जो चौथा लाभ है वो हम आप लोगों को बता देते हैं, और चौथा लाभ को लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को बता दें। आप लोग जो है इनका जो उपयोग करते हैं बैक्टीरिया का दही बनाने में, पनीर बनाने में, मक्खन बनाने में, है ना। आप लोग जो दही बनाते हैं तो दूध में पहले दही डालते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है और वह बैक्टीरिया उनको दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं तो दही बनाने में, पनीर बनाने में जो बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम जो है चौथा भी बता दिए। अब जो आपका 5वां है,
और वो पचमा क्या है वो चीज आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग संथाल प्रोग्राम में, और हमारे यहाँ पर जो है हम लोगों के यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। और यह आदिवासी क्या करते हैं, तो ये आदिवासी जो अपने जीवन यापन करने के लिए ये लोग पोचे बनाते हैं, जिसको आप लोग दारू बोलते हैं ना, महुआ का दारू हो गया, महुआ से बनाते हैं, फिर चावल से बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पोचे बनाते हैं। और वो पोचे मतलब यहाँ पर एल्कोहल शराब बनाते हैं, और वो फिर उनको क्या करते हैं, लोग बेच के अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, चलिए अब उस पर हम जो बात करें उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये लोग जो कैसे पोचा बनाता है उस चीज को हम आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, और उनको आप समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं लोग, चावल पहले भात बना लिया, अब फिर उनको जो है क्या करता है, एक हंडी में जो है उनमें रख देता है। बहुत सारे में क्या होता है, जायमेज डाल देता है ना, जायमेज होता है जो है, ये तो रानू हो गया, रानू डाल देता है, और फिर उनको कन्वर्ट करता है। मतलब वहां पर क्या होता है, अनॉक्सी शोषण होता है वहां पर। ठीक है, लेकिन आपको हम बता दें वो तो होता ही है, लेकिन वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, और वह बैक्टीरिया उस जो चावल हो गया, यहाँ तो एक्चुअली चावल वो विदेश सब में अंगूर को सड़ा के बनाया जाता है कि अंगूर से, तो आपको बता दें ये जो अंगूर हो गया, चावल हो गया, ये तो महुआ हो गया, ये सब में क्या रहता है, ये सब में रहता है कार्बोहाइड्रेट। और वही कार्बोहाइड्रेट का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो है ये C6H12O6। ठीक है, इसके ऊपर कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, इसके ऊपर कौन आता है, बैक्टीरिया। और यह बैक्टीरिया क्या करता है, इसको तोड़ देता है C2H5OH में। ठीक है, अब प्लस CO2 जो वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होता है। ये जो C2H5OH दिख रहा है, C2H5OH यही है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट था, इस कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया किसमें, एल्कोहल में। ये जो कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदला, इसी क्रिया को कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, किण्वन। इसी को क्या कहते हैं, किण्वन। इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसी को क्या कहते हैं, किण्वन। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, किण्वन। तो वही हम आपको बोले क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, इस कार्बोहाइड्रेट को बदल दे किसमें, एल्कोहल में। ये जो C2H5OH इसी को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो ये जो बैक्टीरिया क्या करता है कि एक कार्बोहाइड्रेट को बदल एल्कोहल में, और फिर उनको जो है उनको बेचा जाता है। फिर इनको जब आप पीते हैं तो आपको नशा आ जाता है ना। तो वही हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो इनको पोचा बना मतलब क्या बनाने में, तो एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग आता है, इसका बैक्टीरिया को इसमें एल्कोहल बनाने में। तो आपको यहाँ पर जो आपके सामने जो बड़ा सवाल है वो किण्वन, जिसको आप फर्मेंटेशन कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपका फर्मेंटेशन है, यहाँ पर किण्वन है। तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि किण्वन क्या है, क्या बोलेंगे, बोले क्या, इसको बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदलने की क्रिया को, कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदलने की क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। हम बोले आपको पूछा जाएगा फर्मेंटेशन के किण्वन क्या बोलेंगे, बोले कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदलने की क्रिया को, कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदलने की क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अब फर्मेंटेशन में यहाँ पर जो है इनमें कौन सी एल्कोहल बना, बोलेंगे इथाइल अल्कोहल, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH क्या है, C2H5OH है ना, इथाइल अल्कोहल। और ये जो बना और ये पीने पर आदमी को नशा आता है। आपको पूछा जाएगा फर्मेंटेशन क्या बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदलने की क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब फर्मेंटेशन में कौन सा एल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का जो यहाँ पर जो इनका जो एडवांटेज था वो एडवांटेज आप लोगों को हम बता दिया आप लोगों को। अब हम इसका बात करेंगे डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, इनके जो लाभ थे वो हम आपको बता दिए, अब इनके जो एडवांटेज थे वो भी बता दिया। अब आपका डिसएडवांटेज की बात बोलेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज का, मतलब इनके जो हानि है उनका बात करेंगे कि इनकी क्या क्या हानि है तो बता देते हैं। तो इनका हानि जो है वो हानि ये है कि ये जीवों में, मतलब जो जंतु है उनमें, मानव हो गया, कोई जंतु हो गया, गाय हो गया, बकरी, इस सब में बीमारी उत्पन्न, हम लोगों में भी उसमें भी, पौधा में बीमारी उत्पन्न करती है। तो ये इनका हानि हो गया। तो हम लोग आप लोगों को बता दें, हम लोगों में सबसे पहला हानि जो होता है ये हम बात कर रहे हैं टीबी का। इसको हम बात कर रहे हैं टीबी की, इसी को कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस, इसी को कहते हैं क्षय रोग। क्षय रोग इसी को तपेदिक कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं। क्षय रोग बोलिए, तपेदिक बोलिए, ट्यूबरकुलोसिस बोलिए, दोनों एक ही चीज है ना। तो यहाँ पर जो बात करेंगे तो टीबी ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है। वो किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान दीजिएगा, ये माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसके द्वारा जो है क्या होता है, हम लोगों में बीमारी उत्पन्न होती है, और उसी का नाम है टीबी या तो फिर क्षय रोग, ये तक की दिक्कत है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है दूसरा जो बीमारी हम लोगों में करते हैं वो टाइफाइड है। वो क्या है, टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है ये हम लोगों से जो होता है वो टाइफाइड। ये जो टाइफाइड हम लोगों से उत्पन्न करते हैं वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला नाम का टाइफिया, ये हम लोगों के शरीर में क्या करता है, टाइफाइड उत्पन्न करता है, और ये हम लोगों में बीमारी उत्पन्न करता है। तीसरा आप लोगों को बता देता है आप लोगों को कि हम लोगों में हैजा, जिसको कोलरा कहते हैं, है ना, वो बीमारी करते उत्पन्न करता है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, और वो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हम लोगों में हैजा उत्पन्न होता है। ये हम लोगों का हानि है, बैक्टीरिया हानि, और ये बहुत बड़ा हानि है ना। ये इनका जो केवल हानि ही जो है, लाभ जो हम लोगों को मिला, लेकिन इसका हानि जो ज्यादा हम लोगों को परिश्रम, कभी हम लोगों को बीमारी उत्पन्न कर देती है, इसलिए इनका हानि को ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों को बैक्टीरिया का जो आर्थिक महत्व था वो आप लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है, धन्यवाद।